नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं देवेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए के इस मीडिया की चौपाल कार्यक्रम में हम नज़रिया जानते हैं शहर के प्रबुद्ध पत्रकारों का। आज का हमारा विषय है धमतरी ज़िले में नाइट कर्फ्यू। जी हाँ, कोरोना की दूसरी लहर के चलते धमतरी ज़िले में नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ा और ये आगे जाकर क्या रंग लाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देना चाहें, कोरोना की दूसरी लहर से पूरा विश्व जो है वो स्तब्ध है। तकरीबन अब तक के 13 करोड़ लोग इससे संक्रमित हो चुके हैं और 10.5 करोड़ लोग ठीक भी हो गए। लेकिन मौत का आंकड़ा डराने वाला है। तकरीबन 28 लाख लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अगर हम अपने ही देश के बारे में बात करें तो 1 करोड़ 23 लाख लोग तकरीबन इससे संक्रमित हो गए हैं और अभी 1 करोड़ 15 लाख लोग ठीक हुए। जबकि मौत का आंकड़ा हिंदुस्तान में भी बहुत डराने वाला है। 1,17,000 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कोरोना की दूसरी लहर ने बहुत घातक तरीके से हमला किया है और इससे हर राज्य पीड़ित है, प्रभावित है। छत्तीसगढ़ में भी लगातार संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। चाहे हम भिलाई की बात करें, दुर्ग की बात करें, रायपुर की बात करें, बिलासपुर की बात करें। अगर हम अपने शहर की बात करते हैं तो एक वक्त था जब कोरोना का आंकड़ा शून्य में पहुंच गया था, लेकिन अब ये बढ़ते बढ़ते सैकड़ों को पार कर गया है। आज हमारा विषय यही है कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते आखिर प्रशासन को और क्या कदम उठाने पड़ेंगे इसकी रोकथाम के लिए। हमारे बीच में मौजूद है दैनिक भास्कर के ब्यूरो चीफ अतुल दुबे जी, हमारे बीच मौजूद है प्रखर समाचार के ऊर्जावान पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र साहू और न्यूज़ 18 के हमारे जागरूक पत्रकार अभिषेक पांडे जी मेरा साथ दे रही हैं। सौम्या यादव जो हमारे बीच में मौजूद मेहमानों से सवाल पूछेंगे। हमारा सबसे पहला सवाल, पहली जागरूकता, हमारी पहली उत्सुकता है अतुल दुबे जी से। अतुल दुबे जी ये बताएंगे कि कोरोना की दूसरी लहर के चलते ये फिर नाइट कर्फ्यू का एक आगाज़ हो चुका है और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे हम लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं। तो आखिर ये नौबत क्यों आई? ये ज़रूरी है या मजबूरी है? मजबूरी है। प्रशासन के पास और कोई उपाय है नहीं कि वो कैसे इसको रोके जो संक्रमण फैल रहा है। तो उनको एक ही उपाय नज़र आता है कि लॉकडाउन कर दिया जाए या नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाए। तो अभी तो पहली स्थिति में है कि नाइट कर्फ्यू लगाया है रात 9 से सुबह 6 बजे तक, और लॉकडाउन की संभावना तो कम है मेरे ख्याल से धमतरी ज़िले में, क्योंकि ये ऐसा जो अफसर बता रहे हैं कि लॉकडाउन नहीं करेंगे फिलहाल। अब आगे देखते हैं क्या होता है, इसके अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। डॉक्टर साहब, जैसे नाइट कर्फ्यू हो चाहे लॉकडाउन हो, इसको एक रास्ता मान लिया गया जैसे अतुल दुबे जी ने कहा। इसके अलावा भी बहुत सारे रास्ते हैं कि हम जो कोरोना के बचाव के जो उपाय हैं उसको सख्ती से लागू करें। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइज़र है। बजाय इसको छोड़कर सीधा ये नाइट कर्फ्यू, लॉकडाउन या धारा 144 ये लगा दिया जाता है, ये कहाँ तक के उचित है? क्योंकि इससे हर वर्ग प्रभावित होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। इसके बहुत सारे विकल्प हैं, यहाँ पर जो है ऑप्शन है। सिर्फ जो है देखें, नाइट कर्फ्यू तो कलेक्टर को लगाना ही था, इस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि शासन से आदेश था, सभी जिलों में लगा रहे हैं तो हमने भी लगा दिया। लेकिन नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य समझ ही नहीं आता, क्योंकि 9 बजे के बाद ये व्यक्ति अमूमन अपने घर तक पहुंच जाता है और 9 बजे के बाद कुछ लोग ही जो मिलते हैं। जैसे शहर की बात करें तो सदर में कुछ लोग दिखाई देते हैं, अमूमन गाँव में 9 बजे के बाद सुनसान हो जाता है। तो 9 से सुबह 6 बजे तक तो कोई ऐसी औचित्य नहीं, ऐसी बात तो नहीं कि रात को कोरोना नहीं आएगा, ऐसी बात तो नहीं। इसके अलावा यदि दूसरी चीज़ें हैं उन बातों को ध्यान देना आवश्यक है। जैसे मास्क पे कार्रवाई यहाँ पर शून्य दिखाई देती है। एक आध दिन जो है औपचारिकता पूरी कर दी जाती है राजस्व विभाग द्वारा, निगम द्वारा, लेकिन यदि कड़ाई से उसका पालन किया जाए। आज 500 रुपया फाइन हो चुका है। यदि 500 रुपया आदमी देने के लिए मजबूर हो जाता है वहाँ पर, तो 10 रुपये का मास्क लेके जरूर चलेगा। तो इसको निश्चित रूप से कड़ाई से पालन करनी चाहिए। रही बात फिजिकल डिस्टेंसिंग की, तो वहाँ पर भी जिस प्रकार से, जब पिछले मार्च की बात करें 1 साल पहले की, तो हम देखते थे गोले में जो है किराना दुकान पे लोग खड़े होते थे। श्याम तराई मंडी में जाओ तो वहाँ पर दिखाई देता, एक जो है एक सिस्टमेटिक जो है अनुशासन वहाँ पर दिखाई देता था। लेकिन आज 1 साल बाद हम वहीं पर आके खड़े हैं। उन चीज़ों को यदि फिर से लागू किया जाए तो मेरे ख्याल से कर्फ्यू और या लॉकडाउन की नौबत ही नहीं आएगी। रात में जैसे आप बोले है ना, 9 बजे के बाद तो लगभग शहर बंद हो जाता है, लोग अपने घरों पे चले जाते हैं। लेकिन दिन में जो भीड़ है सड़कों पे, मॉल में, बाज़ारों में या शराब दुकानों में, तो किस हद तक इस बीमारी को रोक सकते हैं हम नाइट कर्फ्यू लगा के? क्योंकि ये तो ऐसी बात हो गई ना कि जख्म पैर में है और मलहम हाथ में है, तो लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। जख्म कहीं पर है और मरहम कहीं और लगा रहे हैं, ये बात है। लॉकडाउन का कोई सवाल ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन यदि लगता है
तो एक गरीब ही अफेक्ट करता है ज़्यादा, उच्च वर्ग या मध्यम वर्ग को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि यदि हम देखें कि जैसे बेमेतरा में आज लगाया सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक 8 घंटे का, तो इस प्रकार से इसको लगाया जा सकता है। या अल्टरनेट डेज में हम कर लें कि आज दुकान बंद है तो कल खुली रहेंगी। या अभी पुणे में देखिए, अब आज से जो है लागू किया, तो वहाँ पर एक साइड की दुकान पहले दिन खुलेगी, दूसरे साइड की दुकान दूसरे दिन खुलेगी, उससे थोड़ी सी भीड़ कम आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो है पुलिस और निगम को लेकर के प्रशासन को एक जो है संयुक्त टीम बनानी होगी और कड़ाई से लागू करना होगा। आज हम जाते हैं दुकान में, आप श्यामतराई मंडी चले जाइए, पूरी धज्जियाँ उड़ रही है। कहीं पर भी जो है आज जो है अंत्येष्टि हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, अभी तेलिन सत्ती की बात करें तो हम जो है 4 तारीख से वहाँ पर भागवत की तैयारी हो रही है। तो इन सारी चीज़ों को जो है प्रशासन को देखना होगा और भीड़ कम से कम कहाँ पर हो सके इनको जो है उनको अमल में लाना होगा। और जैसे कोरोना अब और भी ज़्यादा घातक रूप लेके वापस लौटा है, कोरोना वायरस 2 है ना, तो क्या लगता है आपको, ये लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ है या फिर कोरोना और भी ज़्यादा ताकतवर? नहीं, कोरोना ताकतवर नहीं है। यहाँ पर जैसे N440 स्ट्रेन नया डिटेक्ट हुआ है छत्तीसगढ़ में, वो हालांकि जो इंग्लैंड वाला स्ट्रेन से कमज़ोर है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह हम मान सकते हैं। आप देखेंगे कि जनवरी फरवरी सब बहुत कम आंकड़ा गया, सिर्फ 173 मरीज मिले थे पूरे महीने में। वहाँ पर क्या हुआ कि लोग मेला आप देखे होंगे कि कोई भी मेला हो, इतनी भीड़ कोई हद नहीं थी उसकी। शादियों में चल रही है, फुल पार्टी चल रही है, सब कुछ भूल चुके थे। मास्क क्या चीज़ है भूल गया था आदमी। वहाँ पर स्कूलों में इतनी बेतहा से भीड़ थी, हालांकि जो है स्कूलों में थोड़ी सी कंट्रोल की गई, लेकिन भीड़ जो है वो हर कोई भूल गया था। वो उनको ऐसे लोगों को ये एहसास हो गया था कि हम कोरोना अब जा चुका है यहाँ से, अब हम निश्चिंत हो गए। और वही जो है कोरोना उनको सबक दिला दिया कि मैं यहाँ पर हूँ, आप मेरे उपस्थिति का एहसास कीजिए, और जब तक आप मास्क और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे मैं तो यहीं रहूँगा, ये उसका कहना है। अभिषेक पांडे जी, कोरोना के बारे में बहुत सारे डॉक्टरों का और विशेषज्ञों का कहना है कि ये बीमारी तो रहेगी और इससे लड़ना और जीतना होगा। तो लड़ना और जीतने में ये लॉकडाउन या ये नाइट कर्फ्यू कहाँ तक के मतलब सार्थक होगा? देखिए, मेरी राय इस मामले में थोड़ी सी अलग है। कोरोना जो है इस तरह की बीमारी पहले कभी नहीं आई है, इतिहास की पहली बीमारी है जिसे अभी तक शायद ठीक ढंग से समझा भी नहीं गया है, क्योंकि इसका जो नया स्ट्रेन आता है वो नए इफेक्ट या नए सिम्टम या बिना सिम्टम के, अभी तो ये बताया जा रहा है कि इम्यून सिस्टम को बाईपास करने लग गया है। मतलब आपके अंदर कोरोना चला जाएगा और आपके अंदर कोई सिम्टम भी नहीं आएंगे। तो ये लगातार अपना रूप बदल रहा है, तो इसे लगातार समझने की कोशिश चल रही, लेकिन एग्जैक्टली अमेरिका का अलग है, इंडिया का अलग है, फ्रांस का अलग है, इंग्लैंड का अलग है। तो एक अलग अलग जगहों पे अलग अलग रूप लेके चल रहा है, तो इसका कोई एक रूप नहीं है, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता इसे समझ लिया गया है, पहली चीज़। दूसरा, जो नाइट कर्फ्यू की बात है या लॉकडाउन की बात है, तो इस तरह की चीज़ों में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि पब्लिक अवेयरनेस। आदमी अपनी सुरक्षा के लिए खुद जिम्मेदारी से अपने आप को सुरक्षित रखना चाहे तो उसका प्रबंध उसको खुद करना पड़ेगा। कलेक्टर, एसपी या टीआई इस चीज़ को नहीं करेगा कि आपके पीछे पुलिस लगे नहीं कि भैया चलो उससे दूर रहो, इसको नहीं छुओ, हाथ साफ करो। ये तो आपकी खुद की जिम्मेदारी है। तो ये जो नाइट कर्फ्यू का जो मैटर है, ये मनोवैज्ञानिक घुड़की है। वैसे ऊपर ऊपर देखें तो सिर्फ समाचार है, हेडलाइन है, लेकिन इसका जो असर जो पड़ता है वो दूसरी जगह पड़ता है। आपके ऊपर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है कि नहीं, खतरा बढ़ रहा है, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। मास्क का चार्ज बढ़ाया गया है, क्या बोलते हैं उसको, चालान बढ़ाया गया है, ठीक है। या रात में आप बंद रखेंगे और कोई नहीं निकलेगा। इस तरह से जब बच्चों को हम लोग जब जागरूक करने की कोशिश करते हैं, छोटे बच्चों को, बेटा उधर नहीं जाना, करंट लग जाएगा, कांटा लग जाएगा, कुत्ता काट देगा, ये है वो है दुनिया भर का। तो ये उस तरह की घुड़की है कि बच्चा गलत जगह पे ना जाए। तो एक मानसिक रूप से आदमी को अवेयर करने का ये एक तरीका होता है। प्रैक्टिकली इसमें हमको आँख से कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन अगर समझने की कोशिश करें तो इसके पीछे ये रिज़ल्ट ज़रूर आता है। क्योंकि आप देख लीजिए, जैसे ही एक कुछ भी नहीं लगा था, अफवाह थी कि लॉकडाउन होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में कई जगह कंटेनमेंट शहरों को और जिलों को बनाया गया था। तो यहाँ गुड़ाखू का रेट बढ़ गया, धमतरी में गुड़ाखू दुकान के बाहर लाइन लग गई। तो मनोवैज्ञानिक असर तो पड़ता है, ऐसा नहीं है नाइट लॉकडाउन का या नाइट कर्फ्यू का कह लें, तो मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है, आदमी थोड़ा सा सतर्क होता है। और शायद यही वजह है कि अभी वैक्सीनेशन सेंटरों में जो भीड़ बढ़ी है, रिकॉर्ड 7,500-8 हज़ार लोगों ने एक ही दिन 1 अप्रैल को लगवा लिए टीके। तो ये कहीं ना कहीं उस मनोवैज्ञानिक असर का परिणाम, सकारात्मक परिणाम कहा जा सकता है। तीसरी चीज़, वैक्सीन आ चुका है और वैक्सीन ही एकमात्र हथियार है कोरोना के खिलाफ। उसके पहले तक ये जो 3 स्टेप हैं, वैक्सीनेशन, मास्क और सैनिटाइजेशन,
डिस्टेंसिंग, ये आपको खुद अपनाना पड़ेगा। इसके लिए ना कोई नेता आएगा, ना मंत्री आएगा, ना प्रशासन आएगा, ना पुलिस आएगी। ये हर आदमी की खुद की जिम्मेदारी है। यही बार बार सरकार समझाने की कोशिश कर रही है, यही बार बार पूरे मीडिया के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यही बार बार अखबार रोज़ छाप रहे हैं, लेकिन लोग शायद इस चीज़ को समझ नहीं रहे हैं। तो एक ढिलाई के ऊपर जो सख्ती डाल के उसे पटरी पर लाने की कोशिश है, उसका एक छोटा सा स्टेप जो है नाइट कर्फ्यू को माना जा सकता है। आपने वैक्सीनेशन की बात की, अभी एक मतलब ये विशेषज्ञों का ही कहना है कि जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन हुआ है, जहाँ 20% वैक्सीनेशन हो गया, वहाँ का रेट जो है, जो संक्रमण का रेट बहुत तेज़ी से गिरा है। हमारे देश में पर डे 30 लाख लोगों को वैक्सीन लगना था, लेकिन शुरुआती दिनों में 1-1.5 लाख लगे, अभी जाकर 21 लाख तक पहुंचा है पर डे। 30 जुलाई तक के लगभग 30 करोड़ लोगों को लग जाना था, लेकिन जो अभी स्पीड है वैक्सीनेशन की, उससे तो लगता है कि कम से कम नवंबर-दिसंबर तक जाएगा 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का। तो ये कहना कि वैक्सीनेशन में देरी के पीछे भी इसकी वजह मानी जा रही है, जो हिंदुस्तान में संक्रमण बढ़ रहे हैं, कि बहुत स्लो गति से हो रहा है। वैक्सीनेशन में देरी की वजह वही है जो मैं अभी कुछ देर पहले और बोल रहा था। लोग अभी तक उससे बचना चाह रहे थे कि मत लगे टीका, अब तो कोरोना कम हो गया, अब रोग 1,000 से कम मरीज मिल रहे हैं, मत लगे टीका, ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अब ये बात समझ में आ गई कि कोरोना अभी रहेगा, कमज़ोर रहेगा, मजबूत रहेगा, दिगर चीज़ है, लेकिन कोरोना रहेगा। एक बार अब आ चुका है वो, डॉक्टर लोग बेहतर जानते हैं इस चीज़ को। एक बार जो वायरस आ जाता है वो रहता है, फिर बर्ड फ्लू हर साल रिपीट होता है, ठीक है, और तरह तरह के स्वाइन फ्लू, ये सब हवा से फैलने वाली, पानी से फैलने वाली जो चीज़ें हैं वायरस से, वो आ गई सो आ गई। तो कोरोना रहेगा, मतलब आपके लिए अब टीका ज़रूरी है। आप उससे बचते रहेंगे तो किसी दिन आप उसकी चपेट में भी आ ही जाएंगे, उस बीमारी के। तो ये बचने की जो कोशिश अभी तक चलती रही है, वही वैक्सीनेशन में देरी की वजह है। वरना वैक्सीन के निर्माण में, उसके उत्पादन में इंडिया वर्ल्ड लीडर है, दुनिया को सप्लाई कर रहा है। हर ज़िलों में, हर राज्य में पर्याप्त वैक्सीन है, वैक्सीन सेंटर हैं और पूरा स्टाफ है, लेकिन लोग वहाँ जा नहीं रहे हैं। हम कई बार बीच में समाचार बनाने भी वहाँ जाते हैं तो खाली पड़ा रहता था सेंटर। अभी 4 दिन पहले ही मेरे मित्र को टीका लगवाने गए तो वहाँ 2 लोग थे, एक मेरा मित्र और एक वो। लेकिन जब 1 तारीख को मैं गया, 1 अप्रैल को, तो लाइन लगी हुई थी टीका लगवाने की, और सभी 2-3 सेंटर घूमा मैं, सब जगह लाइन लगी थी। कि 2-3 दिन में जो बड़ा परिवर्तन आया है, इससे आप कहें नवंबर तो नहीं जाएगा साहब, लेकिन ये गर्मी के ख़त्म होने के पहले ना अपन काफ़ी अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, ऐसा लगता है। अतुल दुबे जी, पांडे जी ने बताया वैक्सीनेशन के बारे में, इसकी स्पीड कहीं न कहीं पब्लिक अवेयरनेस के कारण से कमज़ोर रही। कुछ तो कारण हमारे देश में ये राजनीतिक घटनाक्रम भी रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन के बारे में बहुत सारे दलों ने तरह तरह की बातें की कि ये भाजपा की वैक्सीन है या कारगर नहीं है। जो जनता के प्रश्न हैं उनके जवाब सरकार आज तक नहीं दे पाई, ना ही राज्य सरकार है, ना ही केंद्र सरकार। आप ये देखिए, एमपी में चुनाव हुए, कोरोना नहीं फैला। बंगाल में चुनाव चल रहे हैं, कोरोना नहीं फैल रहा है, वहाँ कोई नहीं, मतलब कोई मरीज नहीं आ रहा है। इसके पीछे जनता के बीच में एक संशय की स्थिति बनी हुई है, और इस संशय को दूर करने के लिए, या मैं कहूँ कि वैक्सीनेशन करवाने के लिए ये पूरा रचा गया है या रचा जा रहा है। लॉकडाउन होगा, मरीज बढ़ाई जाएगी, मरीज बढ़ेंगे, लॉकडाउन करेंगे या कर्फ्यू लगाएंगे। इसका एक असर पड़ेगा, लोगों में एक भय पैदा होगा कि यार वैक्सीनेशन ही एक उपाय है, जबकि इस बात की गारंटी कोई नहीं दे रहा है कि वैक्सीनेशन से कोरोना नहीं होगा। उज्जैन का केस है 27 मार्च का, वहाँ एक मलेरिया कर्मचारी था, उसकी मौत हुई है। उसने दोनों डोज लिए थे और दूसरा डोज लगने के 10 दिन बाद उसको वो हुआ, 14 दिन तक जीवित रहा लेकिन मर गया। इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये जो पूरा लॉकडाउन है या नाइट कर्फ्यू है या बाकी चीज़ें हैं, ये केवल वैक्सीनेशन को बढ़ाने के लिए रहेगा। मतलब ये आपका कहना ये है कि सामान्य जगहों में तो इसका संक्रमण होता है, हाँ, लेकिन चुनावी जगह में नहीं होता है, वहाँ नहीं होता। असम में नहीं फैल रहा है, पुडुचेरी में नहीं फैल रहा है, बंगाल में नहीं फैल रहा है, जो 5 राज्य हैं वहाँ कहीं नहीं फैल रहा है, वहाँ कोई समस्या नहीं है। आप देखिए, अमित शाह ने खुद, गृह मंत्री हैं वो, उनने खुद, उनके विभाग का वो आदेश है, आपदा प्रबंधन नियम अधिनियम, लेकिन वो खुद खड़े रहते हैं, वो करोड़ों लाखों की भीड़ उनके सामने खड़ी रहती है, क्योंकि वहाँ चुनाव है, इसलिए वहाँ नहीं फैल रहा है।
तो इसलिए जो संशय है लोगों के दिमाग में, ना केंद्र सरकार इस पर कोई उत्तर दे पाई है, ना ही राज्य सरकार इसमें कोई बता पाई, ना ही कुछ विशेषज्ञ कहने की स्थिति में है कि कोरोना नहीं होगा वैक्सीनेशन के बाद। एक बड़ा मतलब जो अभिषेक जी ने कहा कि कोई इसको समझ नहीं पाया क्या है। जब कोई समझ नहीं पाता तो संशय रहेगा ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थिति है वही अपनी राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति है। आप देखिए जो हमारे यहाँ वैक्सीनेशन लग रहा है, कनाडा ने प्रतिबंध लगा दिया, पहले 15 देशों ने लगाया, फिर 15 देशों ने फिर उसको खोला, फिर हमारे यहाँ भी कुछ संशय की स्थिति बीच में एक खबर भी आई थी कि केंद्र सरकार उस पर विचार कर रही है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम नहीं रोकेंगे, नहीं चलने दो। ये ट्रायल चल रहा है, इसलिए लोगों में संशय। मेरा कॉमन सेंस दुबे जी ये कहता है, मैं स्पेशलिस्ट नहीं हूँ ना कोरोना का ना MBBS कोई किसी चीज़ का, लेकिन एक कॉमन सेंस ये कहता है, जैसी खबरें हम पढ़ते हैं दुनिया भर की, उस वायरस का जो म्यूटेशन है यहाँ अलग रहेगा, छाती में अलग, भखारा में अलग, कुरूद में अलग, है ना, तो वो अपने आप को बदलता है। तो आप जो एक डेथ की उज्जैन की बात बता रहे हैं, तो मेरे को लगता है हर किसी के शरीर में जो वैक्सीन है वो एक जैसा असर नहीं दिखा पाता है। तो ठीक है आपका कहना। डिपेंड करता है कि इम्यून पावर कितना है उसका। हाँ, कि किसी को बुखार आता है, किसी का शरीर दर्द जो करता है। वैक्सीन आया, आप 13 वैक्सीन लग रहे हैं देश में बच्चों को, उन सारे वैक्सीन का यह है कि लगने के बाद नहीं होगा। तो उनका 10 साल तक टेस्ट हुआ था। हाँ, ये इसका टेस्ट नहीं हुआ ये है। ट्रायल चल रहा है। हाँ, ये ट्रायल चल रहा है। इसलिए संशय की स्थिति है। हाँ। कोई भी ना अभी विशेषज्ञ कहने को तैयार है कि ये सही है, ना ही लोग मतलब उसको लिए वो कर पा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, आपकी बात। इससे पहले जितने भी वैक्सीन आए जो हम आंख मुंह के बच्चों को लगवाते हैं, खुद लगवाते हैं, वो ओके। BCG का टीका है, हाँ। उसमें कितना भयानक बुखार आता है बच्चे को, 2 दिन तक वो तड़पता रहता है, लेकिन हम लगवाते हैं क्योंकि हमको गारंटी है इसकी, कुछ नहीं होगा इसको। लेकिन इसमें एक संशय की स्थिति बनी हुई है अभी भी। मेरे ख्याल से जो इतनी जल्दी बनी है, इसलिए अभी तक जो वहाँ के वैज्ञानिक भी इसको नए नए शोध करते रहते हैं, वहाँ पर ट्रायल करते रहते हैं कि अब जो हो जाए करके। जैसे एक कंपनी अभी फिर से ट्रायल कर रही कि 18 साल में इसको सही हो गया। उसके बाद अभी भी जैसे पिछले 6 महीने तक की कुछ गारंटी ऐसे दे रहे थे, उसके बाद 9 महीने की और 1 साल की बता रहे कि इतने दिन तक नहीं होगा। पहले लोगों तक ये था कि इसके लगाने के बाद नहीं होगा, ऐसा नहीं है, उसमें इम्यूनिटी डेवलप होगा। ऐसे कई प्रकार के उसमें शोध चल रहे हैं अभी, क्योंकि इतने कम समय में कम से कम प्रोटेक्शन के लिए ये लाना था, इसलिए ये इजाद किया गया। और ये ठीक भी है क्योंकि आपके पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं लोग लगा रहे था, कोई हैं। विकल्प और नहीं ये था। अच्छी बात है कि इंडिया वर्ल्ड लीडर है, यहाँ ज़्यादा टेस्ट हो रहे हैं, ज़्यादा प्रयोग हो रहे हैं, ज़्यादा वैक्सीन बन रहे हैं, तो हम आगे ही रहेंगे। अब अभी से आगे हैं तो आगे भी आगे ही रहेंगे, ये एक जरूर। आप लोगों ने जब Y2K आया था, जब सदी बदल रही थी 2000, तो एक माहौल बनाया गया था कि सारे कंप्यूटर बंद हो जाए। नासा चिंतित था, हमारा इसरो चिंतित था, वो जितने सैटेलाइट थे सब चिंतित थे, जो हमारे मतलब पूरे विश्व के हजारों सैटेलाइट चल रहे हैं, उसी के साथ कंप्यूटर चल रहे हैं सारे के सारे। तो लोगों को चिंता थी कि सारे बैठ जाएंगे, और इस पे अकेले भारत ने 18,000 कितना कुछ खर्च किया, पूरे विश्व का करोड़ों में खर्च हुआ उसको रोकने के लिए। लेकिन जब 1 जनवरी आया 2000, कुछ भी नहीं हुआ। बाद में पता चला कि बहुत सारी कंपनियों ने इसमें खेल किया, खेल कर दिया। और आपको याद होगा जब PM नरेंद्र मोदी जी ने फर्स्ट टाइम संबोधन दिया था इस पे, तो उनने एक आशंका जताई थी Y2K तो नहीं हो सकता है। उनके भाषण में अभी भी वो दर्ज है, मेरे पास रिकॉर्ड में रखा हुआ है। मतलब भय पैदा करो, भय मतलब एक उसको लोग समझ नहीं पा रहे ना कि है क्या ये, कोई नहीं समझ पाया अभी तक। पहले जब डॉक्टर साहब पॉजिटिव निकले थे तो मैंने इनको पूछा था, और एक और 2 मित्र लोग निकले थे, मतलब ये कोरोना है कि नहीं है, सवाल तो उसमें भी था, उस पर ही सवाल है। तो मैंने पूछा था कि कुछ, ये खुद डॉक्टर हैं तो ये ज़्यादा बेहतर समझेंगे और बता पाएंगे, तो इन्होंने बताया था कि नहीं है, अपना वो सिम्टम बताया था, अपना जो फील करते हैं वो बताया था। तो पहले तो मेरे को कोरोना में ही डाउट होता था, अब मैं पत्रकार हूँ, मेरा काम डाउट करना है। मुझे ही तो आज भी डाउट है आपको? आज ही वहाँ ऊपर से फ़ोन आया था कि आप आ गए हो उस रेंज में तो आप करवा लो, उसको वैक्सीनेशन करवा लो। मैंने कहा मुझे कुछ है नहीं तो क्यों करवाऊँ, पहला प्रश्न। इसमें अतुल जी बहुत सारे मतलब जैसे तर्क करने वाले अपनी बात रखते हैं, जैसे इसको महामारी का रूप दे दिया गया, पेंडेमिक कहा गया है। पेंडेमिक की एक सामान्य परिभाषा ये होती है कम से कम मोर्टिलिटी रेट 10% से ऊपर होना चाहिए। इसमें 1% से नीचे है, हाँ। तो पेंडेमिक कैसे माना गया है? फिर दूसरा, कई लोगों का कहना है कि जब वैक्सीन नहीं आया था तो फिर ऐसा कौन सा इलाज होता था, जब ये बोलते थे कि इसका कोई इलाज ही नहीं है, तो अस्पतालों में क्या इलाज किया जाता था कि लोग ठीक हो जाते थे? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका उत्तर अब तक नहीं मिल पाया, किसी ने नहीं दिया अब तक नहीं। ये है क्या चीज़? कुछ लोगों ने कहा, और एक बात और, इन मुद्दों पर बहस करना भी कहना चाहिए गैर कानूनी है। हाँ हाँ,
ये हाइपर इन्फ्लुएंजा है। हाँ। बहुत तेज सर्दी बुखार है और कुछ नहीं है। आप सोशल मीडिया पे कुछ डालिए संबंधित, तुरंत फेसबुक आज देखिए, आज सुबह कोरोना बस लिखिए, तुरंत वहां से वो आएगा नोटिफिकेशन कि आप भारत सरकार की वो है गाइडलाइन है, इसमें आप ये करिए वो करिए, वहां से आप सही जानकारी लीजिए। सब कुछ नियंत्रित चल रहा है। अबे क्यों चल रहा है, क्या चल रहा है, आने वाले समय में सामने तो आएगा, क्योंकि कोई बात छुपती नहीं है यदि कुछ गलत होता है तो। देश देखते हैं आगे देश क्या और छत्तीसगढ़ की बात करें तो कोरोना से ज़्यादा मौत का आंकड़ा निमोनिया और हाँ ट्यूबरकुलोसिस में है। हाँ Yes. सही बात है। ये इस बात को बोला गया ना। और एक बात और गंभीर जो मेरे सामने एक डॉक्टर से पूछा गया था कि ये बात बताइए कि जो पेंडेमिक है उसमें मौत कहीं भी हो जाती है, कोरोना से एक भी मौत घर में हुई ये बता दो। नहीं हुई। सब अस्पताल में ही मरते सब हैं। अस्पताल में। तो ऐसा क्यों होता है? इलाज करते, इलाज इसका मतलब काट है या इसके लिए घातक है? मैं आपको बताऊं, एक दोस्त था खंडवा में, वो बीमार हुआ, उसको बुखार आ रहा था केवल। तो शुरुआत हुई थी जब खंडवा, उसकी मतलब शुरुआत हुई थी मार्च अप्रैल की, पिछले साल की बात है। उसको भर्ती कर दिया गया, 3 दिन वो भर्ती रहा। वो परेशान रहा वहाँ पे, यहाँ फैन नहीं है, दुनिया भर की चीज़ अपने घर वालों को बताता रहा, वीडियो भेजते रहा, लेकिन उसको किसी को मिलने नहीं दिया गया घर वालों से। 3 दिन बाद उसकी मौत हो गई। जब वहाँ से रिपोर्ट आती है, इंदौर से रिपोर्ट आती थी उस टाइम पे खंडवा में, वो नेगेटिव था। केवल भय में ही वो चला गया, या जो उसको डोज दिए जा रहे थे। एक साइकोलॉजी इफेक्ट इसमें ज़्यादातर मौतें कि जैसे ही किसी को बोलोगे कोरोना हो गया करके तो वो डिप्रेस हो जाता सहम है। जाएगा वो। उसके बाद उसको किसी सन्नाटे में डाल दिया जाता है अस्पताल में, जहाँ कोई नहीं मिलता। एक डेढ़ घंटा में पीपीई किट पहन के डॉक्टर और नर्सें आती है, तो कहीं न कहीं उसका जो आत्मबल है वो कमजोर तो हो जाता है। मलेरिया का डोज दिया जाता ना, वो बहुत हाई है मुझे लगता है। वो और हाइड्रोक्लोरोक्विन। मलेरिया के उसमें क्वीन दी है, वो क्लोरोक्विन को टैबलेट देते हैं उसमें, दिन बुखार। में 3 या 4 बार देते हैं बुखार ना है बुखार। जबकि पहले जो डॉक्टर खिलाते थे ना कि भैया ये खाना है, पहले आपको दूध खाना है दूध के साथ, और फिर दूध भी पीना है इसके साथ। दूध के साथ। आपकी उस आशंका आप जो बोले, मेरे को आज भी डाउट है। उस डाउट को लेके एक चीज़ ये भी सोची जा सकती है कि कोरोना के पूरे दुनिया में कोने कोने तक फैलने के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे आप देखेंगे कि आधे से ज़्यादा जो शक्तिशाली देश यूरोप है, अमेरिका है और जापान है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब चीन के खिलाफ इन लोग लामबंद हुए हैं। विकसित दोस्त। चीन सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। वो थोड़े दिनों में जो स्पीड है वो अमेरिका को ओवरटेक कर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये उसी का ट्रेड वार तो नहीं है कहीं? ट्रेड वार का हिस्सा तो नहीं है, हो सकता है। क्योंकि उसके बाद क्वाड बन गया इधर, है ना, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, 4 देशों हाँ ना। ये और इंडिया का भी जो परसों मैंने अखबार में पढ़ा कि जो जीडीपी ग्रोथ रेट का एक्सपेक्टेशन है वो पहले 5 पॉइंट समथिंग था, लेकिन अब वो चेंज होके 10 प्लस चला गया और 12 प्लस भी हो सकता है, ये भी अनुमान है। तो कहीं ना कहीं चाइना के खिलाफ इंडिया को ही सारे देश देख रहे हैं कि यही एक जगह है जहाँ से चाइना को काउंटर किया जा सकता है। तो उस हिसाब से देखें तो कोरोना इंडिया के लिए ठीक है। कोरोना ठीक। तो धमतरी की जनता का आप क्या कहना चाहेंगे कि अपन आने वाले समय में और मुसीबतों से बचें? जब तक प्रश्नों को उत्तर नहीं मिल जाए, जब तक खुद की सुरक्षा खुद ही करनी है। आप मास्क लगाइए, यदि भीड़ में जाते हैं तो मास्क लगाइए, घर में मास्क मत लगाइए, हाथों को धोइए, सैनिटाइजर नहीं है हाथों को धोइए, मत छुइए किसी को, ना किसी से हाथ मिलाइए, राम राम करिए, और ना कहीं आप टच करिए। सुरक्षा अपने हाथ में, अपनी सुरक्षा है। मैं 1 साल हो गया मेरे को, जो जरूरी चीज़ें थी मैंने की, ना सैनिटाइजर लिया ना कुछ किया, लेकिन मैं बचाव रखता हूँ क्योंकि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी है। बचाव सारे करता हूँ मैं, और मुझे अभी तक सर्दी भी नहीं हुई। पिछले मार्च से अप्रैल हो गया, कुछ भी नहीं हुआ। डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे? धमतरी की जनता से तो हम यही कहना चाहेंगे कि खुद की सुरक्षा करें, क्योंकि आपके पीछे आपका पूरा परिवार है। जो गाइडलाइन जो सरकार की ओर से जारी की जाती है, फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइज करें, और जो है भीड़ भाड़ इलाकों से बचें। और जितनी भी जो वैक्सीन यदि 45 प्लस में आ जाते हैं तो वैक्सीन ज़रूर लगाएं। और ये कोशिश करें कि जो है अभी आपको और बहुत सारी ज़िंदगी जीनी है। अभिषेक जी? कोरोना रहे या और किसी बात का रोना रहे, स्वच्छता, स्वास्थ्य, ये हमारे कल्चर का हिस्सा रहा है। घर में घुसने से पहले पैर धोने की प्रथा रही है। कभी खुद धोते हैं, कभी जो अतिथेय होता है वो धोता है। साफ़ सुथरे हाथों से खाना खाना, नहा के, ये पूरी जो चीज़ें हैं वो हमारे कल्चर का हिस्सा है। हम बस उसी को थीम में अपने लेके चलें तो मेरे ख्याल से कोरोना क्या दूसरी बीमारियों से भी हम बचे रह सकेंगे। ये
हमारी आदतों में रहना चाहिए कि साफ़ सुथरा और स्वस्थ रहना एक आदत का हिस्सा होना चाहिए, ना कि बीमारी आई तो सफाई रखो, नहीं तो फिर बिना नहाए चलते रहो ऐसा। तो ये उसको अपनी आदतों में शुमार करना चाहिए। आगे भविष्य में पता नहीं कौन सी और बीमारी आएगी नहीं आएगी पता नहीं, तो अपनी आदतों को, अपने स्वास्थ्य को पहले ध्यान देना चाहिए। और उसके लिए वैक्सीनेशन ज़रूरी थी वो लगवाएं, डिस्टेंसिंग सैनिटाइजर जरूरी हो लगाएं, मास्क लगाना, जो भी करना पड़े। आपका थीम ये होना चाहिए कि आपको सुरक्षित रहना है और स्वस्थ रहना है। तो ये था मीडिया के चौपाल, जिसमें पत्रकारों ने कोरोना की दूसरी लहर के बारे में विस्तार से बताया, साथ ही शहर में लगने वाले नाइट कर्फ्यू और हो सकता है आने वाले दिनों में लॉकडाउन की आशंकाओं की बातों पर भी प्रकाश डाला। हमारा यह मीडिया का चौपाल कार्यक्रम चलते रहेगा। हम इसी तरह पत्रकारों को लेकर आते रहेंगे समसामयिक विषयों पर जो आप सबसे जुड़े हो। हम जाने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। जो हमारे पत्रकारों का ये मंथन हुआ उसमें यही सार निकल के आया कि अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए आप कोरोना से बचाव के उपाय हैं उसे आत्मसात करें। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र का उपयोग करते रहें, क्योंकि आप सुरक्षित हैं तो समाज सुरक्षित है और समाज सुरक्षित रहने से ही देश सुरक्षित हो सकता है। इसलिए हमारी ये गुजारिश है, हमारी ये विनती है आप सभी लोगों से कि आप मुसीबतों से बचने के लिए आप बचाव को उपाय को अपनाते रहें। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे मैं और सौम्या मीडिया की चौपाल और दूसरे कार्यक्रमों में। आप देखते रहिए DNA। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।